एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ये विदित है कि हम राजस्थान का जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हम राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत उनका एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और प्रश्न संख्या 20 से आगे हम राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, किस शताब्दी को राजपूत राजाओं या राज्यों के उदय का काल माना जाता है? ये राजपूत राजाओं के उदय का काल किस शताब्दी को माना जाता है? 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी? जैसा कि इतिहास में हमें जानकारी है कि हर्षवर्धन की जो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्षवर्धन था जो 647 ईस्वी में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में और जो राजवंश उदय हुआ उसका अगर सम्मिलित रूप से एक नाम कहा जाता है तो वो कहा जाता है राजपूत युग या फिर राजपूत काल। उसे क्या कहेंगे? राजपूत युग या फिर राजपूत काल कहा जाता है। अब देखिए ये 647 ईस्वी है, यानी कि लगभग आधी शताब्दी किसकी? 7वीं शताब्दी की के मध्य से, किसके? 7वीं शताब्दी के राजपूत युग है वो 7वीं सदी के मध्य से उदय, इसका उदय हो रहा है 7वीं सदी के मध्य से और 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी का अर्थ यह हो गया कि जब पृथ्वीराज तृतीय जब मोहम्मद गोरी से युद्ध कर रहे थे 1191 और 92 में, वहां तक का जो काल है वो पूरा काल किसका काल कहा जाता है? वो काल या वो युग कहला जाता है, वो राजपूत युग या फिर राजपूत काल कहा जाता है। और राजपूत काल के बाद में जो 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में फिर मोहम्मद गोरी ने जो गुलाम वंश आरंभ किया, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में विभिन्न जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उन गुलामों ने ये राज किया है। और गुलाम वंश के बाद में मुग़ल काल आ जाता है और मुग़ल काल के बाद में अंग्रेज़ों का जो काल आ जाता है और अंग्रेज़ों के बाद में भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से ये जो है राजपूत राजाओं का उदय का काल वो माना जाता है 7वीं शताब्दी के। अगर इन जो ऑप्शन है उस हिसाब से देखें तो वो होगा 7वीं शताब्दी, वैसे होगा वो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और 12वीं शताब्दी तक। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, कौन से रचनाकार के द्वारा अपनी रचना या फिर नाटक में राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? देखो इसमें यह पूछा गया है कि वो कौन सा इतिहासकार है जिसने अपनी रचना या फिर नाटक उसमें राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जैसा कि इसमें पहला आ रहा है कौटिल्य। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र, उसमें राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? वो थी अर्थशास्त्र थी, उसके अंदर ये आ रहा है। उसके बाद में आता है कालिदास। कालिदास के जो विभिन्न नाटक है उनमें भी राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र वगैरह लिखी है, उसमें भी राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है उनके रचनाओं में ये राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं, जो किसी रचना या उनके नाटक में इसका प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब देखिए राजपूत या राजपुत्र शब्द, इसकी जो है
या फिर ये जो शब्द है वो जनमानस में कब आया, तो इसके बारे में कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी। कब से? 7वीं शताब्दी या फिर 7वीं सदी। 7वीं सदी में ये राजपूत शब्द है वो प्रचलित हुआ, उससे पहले ये शब्द नहीं था। तो ऐसे में अगर ये शब्द नहीं था तो कौन सा शब्द था? तो वो शब्द था राजपुत्र। क्या था? राजपुत्र शब्द। और राजपुत्र शब्द का अर्थ ये होता था कि राजा का पुत्र। किसका? राजा का पुत्र, यानी कि जो शासन कर रहा था उस शासन करने वाले शासक का पुत्र, या फिर जो जनता की जो सेवा कर रहा था उसका जो पुत्र होता था वो राजपुत्र कहलाता था। तो इस प्रकार से ये 7वीं शताब्दी में जो है इस राजपुत्र शब्द, ये जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। किस भाषा का शब्द है राजपुत्र शब्द? ये है संस्कृत भाषा का शब्द। और इस संस्कृत भाषा के शब्द से राजपूत शब्द जो है वो अपभ्रंशित होकर किस रूप में हमारे सामने आया? राजपूत के रूप में। अब ये अगर कोई पूछे कि राजपूत शब्द का प्रयोग किसने किया, तो राजपूत शब्द का प्रयोग किया वो किया मुसलमानों ने। किसने किया? मुसलमानों ने किया। क्योंकि मुसलमान जब वो मध्य एशिया और यूरोप से आए थे तो उनके जब उच्चारण होता था तब उनके द्वारा राजपुत्र शब्द वो बोला नहीं जाता था। ऐसे में उन्होंने राजपुत्र के स्थान पर क्या कहना शुरू कर दिया था? राजपूत कह दिया था। अब ये एक इतिहासकार है जिनका नाम है विमल चंद्र पांडे। क्या नाम है? विमल चंद्र पांडे। इन्होंने कहा है कि ये राजपूत शब्द है उसका जो आविर्भाव है या फिर ये जो राजपुत्र शब्द है वो 9वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ है। कब हुआ है? 9वीं सदी में। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इससे पहले ये शब्द राजपूत शब्द वो प्रचलित नहीं था। ठीक है, तो ये अगर ये पूछा जाए, पर्टिकुलर ये पूछा जाए कि विमल चंद्र पांडे ने कब माना है, तो आप राजपूत शब्द का कह सकते हो कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग 9वीं शताब्दी में हुआ है। और इसके बारे में यह है कि अगर राजपूत शब्द है वो 7वीं सदी में प्रचलित हुआ। इसका सर्वप्रथम इसका प्रचलन या फिर किन के द्वारा कहा गया? ये मुसलमानों के द्वारा कहा गया। और लेकिन विमल चंद पांडे ने जो राजपुत्र शब्द 9वीं शताब्दी में कहा है ये एक जाति के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? एक राज जाति के रूप में आया, एक शासक वर्ग के लिए इस राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग वो नहीं हुआ है। और राजपूत शब्द का एक शासक के रूप में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है 7वीं शताब्दी में। और ये किन के द्वारा किया गया? मुसलमानों के द्वारा किया गया। और राजपुत्र शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है। और राजपुत्र शब्द है वो संस्कृत भाषा का, वो इसे अपभ्रंशित होकर क्या बन गया? राजपूत बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्न में से किन राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत का संबंध, निम्न में से कौन राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत का संबंध नहीं मानते हैं? यानी कि इसमें से कौन से इतिहासकार हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशियों से नहीं मानते हैं? तो इसमें जैसा कि अगर ब्राह्मणों से संबंधित अगर राजपूतों की उत्पत्ति का कोई मत है तो उसमें सीधा ही सीधा आपको कुछ नहीं देखना है। जो ब्राह्मण है, जो जैसे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वगैरह है, ये नाम सीधे आ जाएंगे तो सीधे आपका उसका उत्तर क्या करना है? वो शर्मा ही करना है, यानी ब्राह्मण वंश से संबंधित है। उसी प्रकार से इसमें राजपूतों की विदेशी मत की बात आई है तो इसमें जितने भी विदेशी है उनको आप निकाल दो। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ये भी किसी न किसी रूप में उनको राजपूतों को विदेशी मानते हैं। विलियम क्रूक है वो भी मानते हैं। वी.ए. स्मिथ है, उन्होंने इनको विदेशी हूण कहा है। विलियम क्रूक है वो सीथियन मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड है वो शक और सीथियन मानते हैं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद है, इसमें डी.आर. भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद वगैरह ये सभी हैं वो राजपूत उत्पत्ति के विदेशी मत के जो है उससे उनका राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशियों से नहीं मानते हैं। तो उसमें अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद। प्रश्न संख्या 23 है अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत को मानते हुए, किस मत को मानते हुए?
राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के मत को मानते हुए राजपूतों की उत्पत्ति निम्न में से किससे मानी है। अब इन्होंने देखिए अग्निकुंड का जो मत था उसके प्रतिपादक कौन था। अग्निकुंड के सिद्धांत के मत का प्रतिपादक थे वो थे चंद्रबरदाई। उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण और मेहुणोत नैन्सी वगैरह ने इन्होंने इस मत का समर्थन किया है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और शीथियन का वंशज बताया है, क्योंकि उनके जो रस्म रिवाज वगैरह जो प्रथाएं वगैरह है वो उनसे मिलती है। इस आधार पर उन्होंने उनसे तुलना की थी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अग्निकुंड सिद्धांत, किस सिद्धांत का, यानी कि वो अग्निकुंड के सिद्धांत को मतलब वो जो है उस आधार पर राजपूतों को विदेशी मानता हो उस पर। तो इसमें अगर अग्निकुंड की बात नहीं आती तो यह शक और शीथियन दोनों होता। लेकिन यहाँ पर पूछा ये जरा कि कौन सी जाति थी, विदेशी थी, जो यहाँ पर भारत में आई और उनके जो रिवाज वगैरह जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेघ यज्ञ, शस्त्र पूजा और उनके अंदर सती प्रथा, बहुविवाह, ये जो विभिन्न रिवाज और प्रथाएं प्रचलित थे वो राजपूतों के समान थी। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहने के बाद में उन सभी को एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में उनका शुद्धिकरण किया गया और उस यज्ञ का नाम क्या था, अग्निकुंड था। तो इस आधार पर किस जाति का जो शुद्धिकरण वो कर्नल जेम्स टोड मानते हैं, तो वो शुद्धिकरण हुआ है शकों का। ये सिर्फ मत किसका है, जेम्स टोड का है। इस मत के बारे में विदेशी कोई भी जो भारतीय इतिहासकार वो इसके पक्ष में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शक हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। इसमें है कि निम्न में से कौन सा विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी होड़ों से मानता है। अब जब विदेशी होड़ की बात आएगी तो इससे संबंधित दो मत हैं। होड़ तो सभी हैं, आधे इतिहासकार हैं विदेशी जिन्होंने इनको माना है विदेशी होड़। कैसे, विदेशी होड़। और कुछ इतिहासकार इनको क्या मानते हैं, श्वेत होड़। ये याद रखना और ये लगभग आएगा। और यहाँ विदेशी और श्वेत यहीं पकड़े जाओगे। तो अगर विदेशी होड़ की बात आएगी तो यहाँ पर विदेशी है और तो विदेशी के अंदर वी है और अपना जो इतिहासकार है जो ये मत देने वाला है उसके अंदर भी पहला अक्षर वी है, यानी कि वी ए स्मिथ। वो तो ये मानता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, विदेशी होड़ों से हुई है। और श्वेत होड़ की जब बात आएगी तो अब ये वी ए स्मिथ नहीं होगा, उसमें डी आर भंडारकर होगा। तो इसमें अपने ये जो प्रश्न से जो इसका ऑप्शन 2 है वी ए स्मिथ, वो राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी होड़ों से मानते हैं। अगला प्रश्न है, डी आर भंडारकर के अनुसार राजपूत उत्पत्ति संबंधी कथनों पर विचार करो। 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन वो सही है। राजपूतों को गुजर मानकर उनका संबंध श्वेत होड़ों से स्थापित करके विदेशी उत्पत्ति को मानते हैं। पहला ये इसमें श्वेत होड़ों के आधार पर राजपूतों को उन्होंने गुजर माना और उसके बाद उन्होंने उनका संबंध है श्वेत होड़ों से स्थापित किया था। ये एक मत एकदम सही है जो डी आर भंडारकर से संबंधित है। दूसरा है बिजुलिया शिलालेख के आधार पर। बिजुलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया था। एक कथा है जिसमें राजशेखर नाम का एक ब्राह्मण है जिसने अवंती सुंदरी नाम से एक जो चौहान राजकुमारी थी उससे उन्होंने विवाह किया था। तो इससे ये जो राजशेखर था वो ब्राह्मण था और वो वत्स गोत्र का ब्राह्मण था। तो इससे यह भी प्रतिपादित होता है कि चौहान है वो कौन सी किस जाति के थे, वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। दूसरा, इन्होंने गुहिलों की उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से माना है, जैसे कि आनंदपुर के जो ब्राह्मण वगैरह ये गुहिलों को माना गया है। तो इस प्रकार से कथन संख्या 1 और कथन संख्या 2 ये दोनों ही सही है, अर्थात उपयुक्त सभी अपन इसमें कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो दोनों इसमें सही है। अब आ गया अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन ब्राह्मणों से
राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था। इसमें से वो इतिहासकार कौन है जिसने सर्वप्रथम ये कहा था कि राजपूत है वो क्या है, ब्राह्मण है? ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इस सिद्धांत का जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो सीधा और सीधा क्या होगा, D.R. भंडारकर। और किस आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। और बिजोलिया शिलालेख में भी क्या होगा, जो राजशेखर की जो घटना है, राजशेखर और अवंती सुंदरी की जो कथा है, उस आधार पर। या फिर अगर दूसरा भी पूछा जाए तो गुहिलों को भी नागर ब्राह्मण उसने कहा है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। एक और कायम खा रासो है जिसमें भी इसी नाम के उसमें भी ब्राह्मणों को वत्स गोत्र का कहा गया है, और जो जमदाग्नि गोत्र का था। तो ये सभी घटनाएं वो कहती है कि ये D.R. भंडारकर से संबंधित है, जो ब्राह्मणों से राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति वो था। कौन था? D.R. भंडारकर। अगला प्रश्न है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों के उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन किस इतिहासकार ने या कौन इतिहासकार है जो करता है? तो इसका भी उत्तर वही होगा, डॉक्टर D.R. भंडारकर। जैसा कि प्रश्न संख्या 25 था उसमें कहा है कि गुहिल थे। कौन थे? गुहिल। गुहिलों को नागर ब्राह्मण कहा गया है। कैसे? नागर ब्राह्मण। और ये भी किसने कहा है? D.R. भंडारकर ने कहा है। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न संख्या 27 है वो भी पूर्ण होता है। और आगे प्रश्न संख्या चलते हैं 27 की ओर, 28 की ओर। इसमें कहा गया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में जो सही कथन इसमें से नहीं है वो कौन सा है? पहला है कि राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना गया है। एकदम सही कथन है, राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है। और दूसरा है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। तो ये एक सिद्धांत है जिसे वैदिक क्षत्रिय या फिर वैदिक आर्य, वैदिक क्षत्रिय या फिर वैदिक आर्य, और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों वैदिक क्षत्रिय और वैदिक आर्य, और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में C.V. वैद्य और गौरीशंकर ओझा, हीराचंद ओझा वो सबसे पहले आते हैं। अब ये कह रहे इन मतों की पुष्टि में कई शिलालेख और साहित्य ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। तो ये भी सही बात है, उन्होंने इसमें बहुत सारे जो है राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने के लिए, वैदिक आर्यों की संतान बताने के लिए कई शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों का प्रमाण दिया। तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार से कथन 1, 2 और 3 सही है। इन्होंने कर्नल टॉड के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन जो कर्नल जेम्स टॉड ने जो विदेशी उत्पत्ति का मत का जो सिद्धांत दिया था उसका ये समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने जो अग्निकुंड से सिद्धांत का जो शकों के रिवाजों के आधार पर दिया था उस मत का ये समर्थन नहीं करते हैं। उसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये जो प्रथाएं हैं, ये जो रिवाज हैं, वो हमने कहीं बाहर से ग्रहण नहीं किया है। ये सभी प्रथाएं, रिवाज वगैरह हमारा पौराणिक काल से, जो ऐतिहासिक काल से, जो हमारा वैदिक काल था उस काल से ये लगभग ये सभी प्रथाएं और रिवाज चलते आ रहे हैं। इसलिए इसमें जो आंसर गलत होगा वो होगा द। आगे है प्रश्न संख्या 29। किंवदंती के अनुसार आबू पर्वत पर अग्निकुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? किंवदंती कहिए या फिर इसे जनश्रुति कहिए। किंवदंती या फिर ये इसको जनश्रुति कहिए, यानी कि जनश्रुति यानी कि जनता की जुबान पर यह कथन था कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई, वो कहाँ से हुई है? आबू के अग्निकुंड से हुई है। और तो आबू के अग्निकुंड से जो जातियां उत्पन्न हुई है वो कौन कौन सी जातियां उत्पन्न हुई है? तो ये सभी को मालूम है कि वो 4 जातियां हैं। तो अब ये 4 जातियां कौन सी है वो आपको इसमें बतानी है। तो इसमें आ रहा है चालुक्य सही है, प्रतिहार सही है, चौहान सही है, परमार सही है। इनका क्रम सही नहीं है, लेकिन ये जातियां जो ब नंबर ऑप्शन है
उसके अंदर एकदम सही है। चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार, और इस प्रकार से जो अग्निकुंड से संबंध वाली ये जो जातियां हैं वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 में या फिर ब में है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ये तो किंवदंती थी, जनश्रुति थी। इसके बाद में इस सिद्धांत के प्रतिपादक बने तो वो बने चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के आधार पर, और उसमें पृथ्वीराज रासो में इस बात का उन्होंने उल्लेख भी किया है। लेकिन यही चंद्रबरदाई जब इन 4 जातियों के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति की बात भी करते हैं, और यही चंद्रबरदाई आगे जाकर राजपूतों की जो 36 शाखाएं हैं उसमें राजपूतों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी भी बताते हैं। तो यहाँ पर चंद्रबरदाई के खुद के भी इस बात में 2 पक्ष हैं। वो अग्निकुंड के सिद्धांत का भी समर्थन कर रहे हैं, और इसी पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में आगे वो राजपूतों को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यादववंशी, यदुवंशियों के रूप में वो 36 शाखाओं में भी इनका वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? ये मैंने प्रश्न संख्या 20 में आपको बता दिया था। तो कि राजपूत शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग वो किस शताब्दी में हुआ? तो राजपूत शब्द है जब हर्षवर्धन के बाद में, जब राजपूत काल का उदय होता है, तो वो लगभग कौन सा काल था? वो 7वीं शताब्दी का मध्य काल था, यानी कि 647 ईस्वी के बाद का जो समय है, उस समय ये राजपूत काल या फिर राजपूत शब्द है वो आविर्भाव हुआ, या इसका जो प्रयोग किया गया। लेकिन ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मुसलमानों के द्वारा किया गया था, क्योंकि मुसलमानों को ये जो राजपुत्र शब्द है वो या फिर क्षत्रिय शब्द है वो बोलने में उनको इतना उनके लिए इजी नहीं था। तब उन्होंने राजपुत्र के स्थान पर राजपूत शब्द कहना आरंभ किया। कर दे।